Hi, Assalamu alaikum. Hope all are fine and doing well. केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर ये हमारा फोर्थ लेक्चर होगा, जिसमें हम लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा प्रीवियस लेक्चर था ली चार्लर प्रिंसिपल के बारे में। उससे जो है प्रीवियस लेक्चर था हमारा जो है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। और फर्स्ट में तो हमने जो है इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन करवाया कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। अच्छा, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं। इसको दो साइंटिस्ट ने जो है 1864 के अंदर प्रपोज किया। टू साइंटिस्ट कौन कौन से थे? एक का नाम है गोल्डबर्ग और दूसरे का नाम है हमारे पास वेज। इन दो साइंटिस्ट ने मिलके जो है लॉ ऑफ मास एक्शन को प्रपोज किया। अच्छा, लॉ ऑफ मास एक्शन किस चीज़ के बारे में स्टडी करता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जब आप कोई भी केमिकल जो है ए का रिएक्शन आप किसी केमिकल बी के साथ करवाते हो तो जो है ये कन्वर्ट हो जाता है दो चीज़ के अंदर, दो नए केमिकल के अंदर, केमिकल सी और इसके अलावा जो है केमिकल डी। यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स को शो कर रहा है। यहाँ पे जो है जो स्मॉल ए है इसका मतलब जो है हमने ए की जो क्वांटिटी है हमने स्मॉल ए लिया होगा। स्मॉल ए की जगह पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकते हैं, कोई नंबर आ सकता है। इसी तरह बी की जगह पे भी, स्मॉल सी की जगह पे भी और स्मॉल डी की जगह पे भी। और यहाँ पे ये जो ए है, बी है, सी है कैपिटल में, इनकी जगह पे कोई केमिकल आएगा। इन केस अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कोई केमिकल, फर्स्ट करें ए की जगह पे HCl, बी की जगह पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और दोनों का रिएक्शन हुआ। सी की जगह पे जो है NaCl और इसी तरह जो है कैपिटल डी की जगह पे जो है वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे सब केमिकल की जो स्मॉल में अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है उन सब का जो है क्या वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के जो है रेट ऑफ रिएक्शन है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये वाला जो है हमारे पास फॉरवर्ड को शो करते हैं और ये वाला जो है हमारे पास रिवर्स को शो करते हैं। तो ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो है द रेट ऑफ अ रिएक्शन, जिसको पता नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to concentration of chemical substances present in a reaction when temperature and pressure remain constant। जब आप जो है केमिकल रिएक्शन के अंदर आप प्रेशर को और साथ में टेम्परेचर को जो है कंट्रोल करेंगे, चेंज होने नहीं देंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे थ्रू आउट द रिएक्शन, तो जो केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड होगा, रेट होगा, यहाँ पे जो लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया रेट ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब है स्पीड ऑफ रिएक्शन। जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो टोटली डिपेंड करेगा कि आपने ए बी का जो है कितना मकदार आपने इस्तेमाल किया होगा। जितनी इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी उतना ही जो है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। किस में? फॉरवर्ड में। और अगर रिएक्शन को रिवर्स करना है तो जितना जो है सी और डी केमिकल की जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ होगा, उतना ही केमिकल रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में? तो जो है चाहे फॉरवर्ड हो या चाहे रिवर्स हो, दोनों का जो है मतलब जो स्पीड है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस के ऊपर। होप क्या तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसी रिएक्शन को कंसीडर करते हैं। अगर इसके लिए जो है हम एक मैथमेटिकल फॉर्म ड्रा करें तो हम कैसे ड्रा करेंगे? सबसे पहले फॉरवर्ड के लिए ड्रा करते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज
directly proportional to the concentration of chemical A and concentration of chemical B when the temperature and pressure remain constant। जब आप टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो आपका जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम कुछ इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं इसको कि जो है यहाँ पे जो स्मॉल आर है ये रेट को शो करेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और यहाँ पे जब एफ लिखेंगे तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल ए और केमिकल बी। इसकी जो क्वांटिटी है स्मॉल ए और यहाँ पे जो स्मॉल बी है इसको आपने पावर की सूरत में लिखना है ऐसे, ब्रैकेट केमिकल ए रेस्ट पावर ए और यहाँ पे केमिकल बी रेस्ट पावर बी। अच्छा, याद रहे कि यहाँ पे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को शो करते हैं, कंसंट्रेशन को शो करते हैं, और जो कंसंट्रेशन है ये जो है इसका कोई यूनिट होगा और यूनिट यहाँ पे हम इस्तेमाल करें मोल पर डेसीमीटर क्यूब का, जो कि सिंपल मोलरिटी को शो करता है। ठीक है, अच्छा, इसी जो है रिलेशन को अगर हम इक्वेशन की सूरत में चेंज करें तो आर एफ, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमने इक्वल में चेंज किया ऐसे, और साथ में हमने यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी पुट करना है क्योंकि हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, के को एज अ कांस्टेंट पुट करेंगे, और क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए तो यहाँ पे ये एफ, और बाकी जो केमिकल है ये इसी तरह का, केमिकल ए रेस्ट पावर ए और साथ में केमिकल बी रेस्ट पावर बी। ठीक है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। सही, होप क्या तक आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, रेट ऑफ जो है रिवर्स रिएक्शन की बात करें, रिवर्स रिएक्शन, अब रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन में जो है सी डी जो है ए बी में कन्वर्ट होता है। इस रिएक्शन को अगर मैं दोबारा यहाँ पे लिखूँ तो ये ए है हमारे पास और ये केमिकल बी है और जो है ये केमिकल सी है और साथ में ये हमारे पास केमिकल डी है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की ये कितना जल्दी रिवर्स होगा इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। जितना जो है इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ही रिएक्शन जल्दी हमारे पास रिवर्स होगा। तो यहाँ पे जो आर है ये रेट को शो कर रहे हैं और यहाँ पे कैपिटल आर रिवर्स को शो कर रहे हैं। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल सी रेस्ट पावर सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल डी रेस्ट पावर डी। ठीक है, दोबारा यही करेंगे कि हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को चेंज करेंगे इक्वलिटी के अंदर ऐसे, और यहाँ पे कांस्टेंट पुट करेंगे जो कि हमारे पास क्या होगा, के होगा, और यहाँ पे स्मॉल आर के आर कंसंट्रेशन ऑफ सी रेस्ट पावर सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी रेस्ट पावर डी, और ये जो है आपने नाम देना इसको इक्वेशन नंबर 2 का। अच्छा, फर्दर प्रोसीड करने से पहले एक चीज़ आप याद रखो, यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। यहाँ पे जितना टेम्परेचर और प्रेशर होगा यहाँ पे भी टेम्परेचर और प्रेशर उतना ही होगा। इन केस अगर यहाँ पे टेम्परेचर आपने रखा होगा 20 सेंटीग्रेड तो यहाँ पे भी 20 सेंटीग्रेड होगा, यहाँ पे भी 20 सेंटीग्रेड है। यहाँ पे प्रेशर अगर आपने 1 atm का रखा है तो यहाँ पे भी प्रेशर 1 atm होगा। तो जो है दोनों के केस में कांस्टेंट हमारे पास सेम है। ठीक, होप क्या तक आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक कंडीशन जो है हम मान के चलते हैं कि हमारा रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे आ जाए। ठीक है, इफ रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, अगर हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा, और आपको याद होगा कि जो है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है तो जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। ठीक है, हम कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब इक्वल होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के तो उस केस में जो है हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो है आ जाएगा। और ऊपर जो हमने 2 इक्वेशन ड्राइव किए, आर एफ का भी हमारे पास वैल्यू है और आर आर का भी जो है हमारे पास वैल्यू है। तो आर एफ की जगह पे अगर हम ये वाला इक्वेशन पुट करें तो कैसे होगा, और आर आर की जगह पे अगर हम उसके वैल्यूज़ ये वाला जो इक्वेशन है ये पुट करेंगे तो क्या होगा, आर एफ की जगह पे इसके वैल्यू पुट करेंगे जो कि किसके बराबर है, के एफ इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए रेस्ट पावर ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी रेस्ट पावर बी। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है होगा के आर इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सी रेस्ट पावर सी और यहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ डी रेस्ट पावर डी। तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास ये टर्म जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसको करते हैं के एफ इज इक्वल टू ये के आर इसी तरह रहा
और यहाँ पे जो केमिकल ऑलरेडी है C रेस्ट पावर C, और यहाँ पे D ये रेस्ट पावर D, और ये वाला जो केमिकल है इसके साथ क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, डिवाइड करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा जो है ये नज़र आएगा हमें, और यहाँ पे ये जो के आर है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ इस तरफ आके क्या होगा, ये डिवाइड होगा। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा, के एफ डिवाइडेड बाई के आर इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ सी रेस्ट पावर सी, कंसनट्रेशन ऑफ डी रेस्ट पावर डी, कंसनट्रेशन ऑफ ए रेस्ट पावर ए, कंसनट्रेशन ऑफ बी रेस्ट पावर बी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इक्वल के इस साइड पे आप देखो ये दोनों ही कांस्टेंट हैं, तो दो कांस्टेंट को हम एक कांस्टेंट के साथ क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग के एफ डिवाइडेड बाई के आर बाई वन कांस्टेंट। ठीक है, रिप्लेसिंग के एफ और के आर विथ के सी के साथ आपने रिप्लेस करना है। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन के आता है वो किस तरह होगा, के सी इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ सी रेस्ट पावर सी, कंसनट्रेशन ऑफ डी रेस्ट पावर डी डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ केमिकल ए रेस्ट पावर ए और कंसनट्रेशन ऑफ केमिकल बी रेस्ट पावर बी। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जो हमने ड्राइव किया है या जो ये हमने इक्वेशन बनाया है इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ये इस तरह के सवाल आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे कि आपको जो है रिएक्शन दिया होगा और वो कहेंगे कि आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बनाना है। तो जो है आपने ये याद रखना है कि अगर जो है आपके जो केमिकल है वो लिक्विड स्टेट में है तो आप के को इस्तेमाल कर सकते हो, और इन केस अगर आपका जो केमिकल है वो गैशियस फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, के को रिप्लेस करेंगे एक दूसरे टर्म के साथ, के पी के साथ, के पी। यहाँ पे जो P है ये शो करता है पार्शियल प्रेशर को, P स्टैंड्स फॉर पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर को समझने के लिए यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट करें एक सिस्टम है जिसके अंदर मुख्तलिफ गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, इसी तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, मुख्तलिफ तरह की गैस है, और इस सिस्टम का प्रेशर फर्स्ट करो 1 atm के बराबर है। तो इसका मतलब ये जो 1 atm है ये प्रेशर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से भी है, ये प्रेशर ऑक्सीजन की वजह से भी है, और ये प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से भी है। तो यहाँ पे हर गैस इंडिविजुअली टोटल प्रेशर में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब हर गैसेस की वजह से कितना प्रेशर जो है एग्जर्ट हो रहा है, उस प्रेशर को कहेंगे पार्शियल प्रेशर। तो इसका मतलब केमिकल सी की वजह से कितना पार्शियल प्रेशर लग रहा है, केमिकल डी की वजह से कितना पार्शियल प्रेशर लग रहा है, केमिकल ए की वजह से, और साथ में केमिकल बी की वजह से। अगर हमारा जो है जो सिस्टम है वो गैसियस फॉर्म में है, मतलब वहाँ पे गैसेस इन्वॉल्व है लिक्विड के बजाय, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेसिंग के सी विद के पी इन केस ऑफ गैसेस। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो इस तरह होगा, के पी इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो पी है ये पार्शियल प्रेशर को शो करेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ केमिकल सी रेस्ट पावर सी, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ केमिकल डी रेस्ट पावर डी डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ केमिकल ए रेस्ट पावर ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ केमिकल बी रेस्ट पावर बी। ठीक है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। तो अगर जो है आपका जो सिस्टम है वो गैसियस फॉर्म में है तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपका जो सिस्टम है वो जो है लिक्विड फॉर्म में है तो इस वाले को यूज़ करेंगे। ठीक, होप कि आपको यहाँ तक ये समझ में आ रहा होगा। तो हो सकता है आगे मैं आपको जो है इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन और साथ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, और यूनिट के अंदर से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है इस चीज़ के बारे में मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा और साथ में पढ़ते रहिएगा, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।